वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का उत्थान डिफेंस एकेडमी में। तो सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिलीज़। ठीक है, आपको उत्थान टीम्स की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी। ठीक है, तो आज नया साल है, इसलिए हम एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, अपना नया लक्ष्य बनाएंगे। ठीक है, और उस लक्ष्य की तरफ दिन रात एक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 3। क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 2 में पढ़ा था कंजुगेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने, कंजुगेट के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था सर, कंजुगेट के बारे में पढ़ा था। कंजुगेट के बारे में, या बोल सकते हैं संयुग्मी के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, संयुग्मी के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर दिया है x प्लस आयोटा वाई, क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z बराबर x प्लस आयोटा वाई, तो यदि उसका कंजुगेट निकालते हैं तो क्या हो जाता है वो x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, यानी जो इमेजरी नंबर होता है अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाता है, और यदि वो माइनस में है तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। क्लियर, इसकी सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी मैंने आगे लिए हैं, वो मैं कराऊंगा जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के में आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडुलस के बारे में। किसके, मॉडुलस, मापांक के बारे में पढ़ेंगे। क्या, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या का मापांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है, सम्मिश्र संख्या का मापांक, इसके बारे में आज जानेंगे। हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्गेनिक प्लेन में कैसे डिस्टेंस करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई है, उसको अगर हमें ऑर्गेनिक प्लेन में दिखाना है। ठीक है, ये इमेजिनरी एक्सिस थी और ये क्या थी सर, ये रियल एक्सिस थी। क्या थी, रियल एक्सिस। क्या थी ये सर, रियल एक्सिस थी। और ये क्या थी, ये थी सर हमारी इमेजिनरी एक्सिस। क्या थी, इमेजिनरी एक्सिस थी। ठीक है, और यहाँ पे कहीं मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट था। ठीक है, और ये डिस्टेंस मानी थी मैंने y, और ये डिस्टेंस क्या मानी थी मैंने, x माना था। क्लियर, और ये क्या था सर, हमारा ओरिजिन था। क्या था, ओरिजिन था। ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी हमारी, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी, ओरिजिन से जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस होगी, वही क्या होता हमारा, वही होता हमारा मापांक। क्या होता है, वही होता हमारा क्या, मापांक या मॉडुलस। ठीक है, जो मापांक की जो वैल्यू होती है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं सर, इसको डिनोट करते हैं मॉडुलस ऑफ z बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सपोज जैसे z बराबर दिया है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के गुणांक का स्क्वायर, यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z बराबर अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस की कितनी प्रॉपर्टी होगी सर, दो प्रॉपर्टी होगी। दो प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। मॉडुलस को हम कैसे निकालेंगे, हम मॉडुलस मॉड ऑफ z बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और या मॉडुलस ऑफ z बराबर अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ का z स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल समझें, अगर एग्जाम्पल दूं आपको मैं, कि यदि मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे z बराबर 3 प्लस 4 आयोटा, z बराबर 3 प्लस 4 आयोटा, इसका क्या निकालना हमें, मॉडुलस ऑफ z फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ z फाइंड करना है। तो क्या करोगे, मॉडुलस ऑफ z यानी मापांक क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्लियर, निकालो। 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 16 9 25, तो अंडर रूट 25 क्या निकल के आया सर, 5 निकल के आया। जो हमारा मॉडुलस ऑफ z क्या निकल के आया सर, 5 निकल के आया। क्लियर, जैसे मैं आपसे बात करूं अगले पॉइंट में, अगले पॉइंट में बात करूं मैं, अगर
जेड बराबर आपसे मैं कहूँ कि 3 माइनस 4 आयोटा, इसका क्या निकाल के बताओ, इसका आप मॉडुलस ऑफ जेड निकाल के बताओ, इसका मापांक निकाल के बताइए। तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अंडर रूट 3 त्रिका 9 और प्लस 4 चौको 16, 16 9 25 क्या होगा 5। क्लियर। मॉडुलस ऑफ जेड निकल के आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ सर जेड बराबर 6 आयोटा, जेड बराबर 6 आयोटा, इसका मापांक क्या होगा, इसका मापांक क्या होगा, तो क्या निकालोगे 0 का स्क्वायर, क्योंकि रियल पार्ट मेरे पास है नहीं, और 6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36। तो मॉडुलस जेड बराबर कितना है निकल के 36 अंडर रूट 36। तो मॉडुलस ऑफ जेड बराबर कितना निकल के आया सर 6, कितना निकल के आया 6 निकल के आया। क्लियर, समझ गए बात। तो मॉडुलस ऑफ जेड आपको निकालना आई होप आ गया होगा। ठीक है, हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ जेड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हम सीखेंगे क्या मॉडुलस ऑफ जेड की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड की प्रॉपर्टीज क्या है। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है सर, याद रखना, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है वो आपको याद रखना। क्या पहली प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल 0। मॉडुलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल 0। जो हमारा मॉडुलस ऑफ जेड है क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा। ठीक है, समझ गए बात। सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर, जो मॉडुलस ऑफ जेड होगा हमारा हमेशा क्या होगा रियल निकल के आएगा। क्या रियल निकल के आएगा, कैसे, जैसे मैं आप बात करूं जेड बराबर 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये इसकी बात करूं, इसका मॉडुलस ऑफ जेड निकालिए सर। इसका मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा 9 प्लस 16, तो 9 प्लस 16 कितना 25। तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू कितना 5। ये क्या है सर एक रियल नंबर, क्या होगा रियल नंबर। क्लियर। तो मॉडुलस ऑफ जेड हमेशा क्या होगा रियल नंबर निकल के आएगा। जो मॉडुलस ऑफ जेड होगा क्या हमेशा रियल नंबर निकल के आने वाला है। क्लियर, समझ गए बात। सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आई। तो जो मॉडुलस ऑफ जेड होगा हमेशा क्या होगा रियल नंबर होगा। क्लियर, समझ गए। अगली प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, अगली प्रॉपर्टी बड़ी ध्यान से समझना कि मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कंजुगेट का अगर मॉडुलस करें इक्वल टू आयोटा जेड का मॉडुलस करें। क्लियर, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू कंजुगेट का मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू आयोटा ऑफ जेड। क्लियर, यदि या माइनस जेड का करें मॉडुलस तब भी क्या होंगे तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, एक नमूना देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल कहा मैंने आपसे कि z बराबर सर हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। क्या है मेरे पास z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा है। क्लियर, इसका मॉडुलस ऑफ जेड निकालिए आप। मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9। तो क्या निकल के आया 9 4 13, अंडर रूट 13 निकल के आया। कितना निकल के आया अंडर रूट 13। अब क्या करते हैं हम, और मॉडुलस ऑफ जेड में क्या करते हैं बार कर दें। तो अगर हम क्या करें, अगर यदि जेड बराबर क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, यदि हम क्या करते हैं इसका कंजुगेट कर दें तो क्या होगा 2 माइनस 3 आयोटा। इसका अगर हम क्या निकालें मॉडुलस निकालें तो क्या होगा 2 2 जा 4 और प्लस 3 3 जा 9। तो ये भी क्या निकल के आया अंडर रूट 30 निकल गया। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ जेड और कंजुगेट का मॉडुलस दोनों इक्वल आ गए। थर्ड की बात करें, यदि हम आई से मल्टीप्लाई कर दें मॉडुलस ऑफ जेड, यानी आई मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 आयोटा, तो क्या होगा 2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो 2 आयोटा और माइनस 3। क्लियर, तो इसका निकालो आयोटा ऑफ जेड मॉडुलस निकालो इसका। तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या होगा 2, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस और 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर तो 9, तो 9 4 13। ये भी क्या निकल के आया सर हमारा अंडर रूट 13 निकल के आया। ठीक है, अगली पॉइंट की बात करूं मैं, अगला पॉइंट क्या है, यदि हम क्या करें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस जेड कर दें तो क्या होगा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, क्या माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। यदि इसका क्या करें हम मॉडुलस निकालें तो क्या होगा माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर 4। ये भी क्या निकल गया है सर हमारा अंडर रूट 30 निकल गया है। क्या निकल गया है अंडर रूट 30 निकल गया है। क्लियर, समझ गए। तो मॉडुलस ऑफ जेड हो चाहे
कंजुगेट का मॉडुलस हो या आयोटा जेड का मॉडुलस हो या माइनस जेड का मॉडुलस हो, तो हमेशा क्या होते हैं, तीनों चारों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। क्लियर, समझ गए बात? आई होप यहाँ तक चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, साथ में नोट करते भी चलना है आपको। क्लियर, आगे बात बढ़े तो कितनी प्रॉपर्टी होगी हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ गए ना बात, तीनों प्रॉपर्टी अच्छी समझ गए। क्लियर, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़े, प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि मॉडुलस के अंदर क्या 3 4 क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मॉडुलस के अंदर हमारे पास 3 4 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इनको क्या कर देते हैं, हम तोड़ देते हैं। ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग टूट जाते हैं, यानी अलग अलग मॉडुलस निकालते हैं। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या निकालते हैं, अलग अलग मॉडुलस निकाल लेते हैं। क्लियर, तो मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z3। क्लियर, समझ गए बात? आगे चलें, तो ये तो क्या थी, सिंपल प्रॉपर्टी थी। अगली बात करूं मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। यदि आपको लिखा हुआ है ऐसे मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो इसको भी क्या करते थे हम, इसको भी क्या अलग अलग भाग में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 अलग अलग पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्लियर, समझ गए इतनी बात? आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लियर, बोलिए, समझ गए बात? आई होप चीज़ें समझ गए ना? ठीक है, तो आपको एक पॉइंट और याद रखना है, क्या कि प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू 1i। मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू 1, यानी एक मापांकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक मापांकीय। ठीक है, ठीक है, या बोलते हैं से यूनिट मॉडुलस। क्या बोलते हैं, यूनिट मॉडुलस। ठीक है, तो इसके अंदर एक कंडीशन होती है, क्या, Z इंटू Z बार इज इक्वल टू 1, Z इंटू Z बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो Z बराबर 1 अपॉन Z बार। ठीक है, Z बराबर 1 अपॉन Z बार, क्या, Z बराबर 1 अपॉन Z बार, या Z बार बराबर या Z बार बराबर 1 अपॉन Z। ठीक है, तो ये तीनों जो कंडीशन तभी सेटिस्फाई होंगी ये। ठीक है, ये तीनों कंडीशन तभी सेटिस्फाई होंगी, कब, ये तीनों कंडीशन तभी सेटिस्फाई होंगी, कब सेटिस्फाई होंगी, जब क्या हो, जब, या यहाँ लिख लेना, जब ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होंगी जब देखिए हमने क्या बताया, मॉडुलस ऑफ Z इक्वल टू 1, एक मापांकी होना चाहिए, यूनिट मॉडुलस होना चाहिए। ठीक है, और ये वाली कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी, Z बराबर 1 अपॉन Z कंजुगेट और Z कंजुगेट इक्वल टू 1 अपॉन Z, जब सम्मिश्र संख्या का मापांक एक आए। क्या, जब सम्मिश्र संख्या का मापांक एक आए तभी क्या ये वाली कंडीशन हमारी पास होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बताऊं, जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं आपसे, यदि मैं एग्जाम्पल लूँ, क्या एग्जाम्पल के तौर में आपसे कहूँ कि Z इक्वल टू क्या हमारे पास, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा, Z इक्वल टू क्या है हमारे पास, ओमेगा है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, Z बराबर -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, ये यूनिट ये वाला जो ओमेगा स्क्वायर वाली कंडीशन होती है, अभी इसमें इसी वाले चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो आपको याद रखना हमेशा कि याद रखना है, अभी के लिए याद रख लो कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 होती है। क्या होती है,
-1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 होती है। यदि इसका हम क्या करें, पहले इसको अच्छे से लिख लो, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ठीक है। यदि इसका क्या निकालें हम, मॉडुलस निकालें, क्या निकालें, मॉडुलस निकालते हैं, क्या होगा, -1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो तोड़ो इसको, क्या होगा, 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। तो इसका मॉडुलस निकल के कितना आएगा सर, 1 निकल के आया। क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। तो इसमें z इंटू जेड बार कंडीशन क्या होगी, हमेशा 1 होगी। z इंटू जेड बार की कंडीशन क्या होगी, हमेशा 1 होगी। कैसे 1 होगी, देखो प्रूफ करते हैं कैसे 1 होगी। z इंटू मैंने बताया, z इंटू जेड बार की जो कंडीशन क्या होगी, 1 होगी। z क्या हमारे पास 1 प्लस आयोटा 3i/2, 1 प्लस, ठीक है, क्या थी, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, क्या थी, -1 प्लस √3, 1 सेकेंड, ये क्या था, z था अपना, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 थी। क्लियर। इसमें क्या करें, हमें कंजुगेट कर दें, क्या कर दें, कंजुगेट करो, जेड बार निकालो, क्या होगा, -1 और माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है, -3 आयोटा अपॉन 2, क्या है, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, इसका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1 माइनस √3i, इसका करोगे तो प्लस √3i, और इसका इसमें करोगे तो क्या होगा, माइनस का 3 और आयोटा होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल, ठीक है। तो -1 माइनस ये -1 नहीं 1, ये निकल के आएगा तो प्लस का ये प्लस का 3 कर देगा अपॉन 2, ठीक है। तो 3 1 4, क्लियर, सही कर रहा हूँ ना, 3 होगा और आई स्क्वायर ये माइनस हो गया, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होगा अपना, ठीक है, 1 ये माइनस होगा अपना, क्लियर, माइनस प्लस 3/2, तो ये कैंसिल, 2/2 ये कैंसिल, क्या होगा, 1 निकल के आया। क्या निकल के आया, देखो 1 निकल के आया। क्या निकल के आया, 1 निकल के आ गया। क्लियर, समझ गए बात। तो ये वाली कंडीशन तभी हमारी प्रूफ होगी जब क्या होना चाहिए, हमारा मॉडुलस क्या हो जा रही है, मॉडुलस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्लियर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल दिया है आपका, क्या दिया है, z = 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा। तो मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्या दिया है, z = 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा। क्या फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो मॉडुलस ऑफ z निकालना हमको, क्या होगा, मॉडुलस ऑफ 3 + 4 आयोटा अपॉन मॉडुलस ऑफ 3 - 4 आयोटा, 4 आयोटा। क्लियर। तो अंडर रूट क्या होगा, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो मॉडुलस ऑफ z कितना निकल के आया सर, हमारा 1 निकल के आया। क्या, मॉडुलस ऑफ z निकल के कितना आया, 1 निकल के आया। क्लियर, समझ गए। मॉडुलस ऑफ z निकालना था हमें, तो मॉडुलस ऑफ z कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। क्लियर, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है हमें, मॉडुलस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें सर, मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ z फाइंड करना है। तो निकालो, तो 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 का मॉडुलस अपॉन 2 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई का मॉडुलस निकालना है। क्लियर, निकालो। तो इसका 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1। क्लियर, समझ गए बात। तो क्या होगा ये 1 अंडर रूट 1 + 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, क्या 2 अंडर रूट 2, ये क्या होगा, 3 1 4, 4 2/2 अंडर रूट 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, क्या निकल के आया, 1 अपॉन अंडर रूट 2, क्या निकल के आया, 1 अपॉन अंडर रूट 2। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2। क्लियर, समझ गए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो मैंने बताया था कि कंजुगेट वाले सवाल आगे मिलेंगे, तो ठीक है। तो आगे दिया है मैंने क्वेश्चन, क्या दिया है, x + आयोटा बराबर a + आयोटा b अपॉन c + आयोटा d।
देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, तो क्या करना है हमें, उसका जो हमें दिया ए प्लस आयोटा बी, तो इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई करा देंगे सी में, सी प्लस आयोटा डी, इसी के कंजुगेट का क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे आप इसमें, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसका कंजुगेट क्या होगा हमारा, इसका जो कंजुगेट होगा क्या होगा हमारा, x माइनस आयोटा वाई होगा, क्लियर। इसका कंजुगेट क्या होगा हमारा, a माइनस आयोटा b होगा। इसका कंजुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा d होगा, क्लियर। तो इसके कंजुगेट से हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या होगा, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, इसमें भी क्या कर दो, x प्लस आयोटा y का मल्टीप्लाई। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 1 प्लस हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, यहाँ से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल के क्या आई है हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले और हमें क्या फाइंड करना हो, ये फाइंड करना हो, उसका क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम क्या ये वाली क्या उसकी कंजुगेट का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर, कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है, यदि एक के मैट्रिक्स दिया है तो हमें क्या फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स दिया है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। R1 प्लस R2 कर देते हैं, ठीक है। R1 प्लस R2 ये क्या होती हैं, रो होती हैं, ये क्या होती है हमारी, कॉलम्स होती हैं, क्या होती हैं, कॉलम्स। तो R1 को हम रिप्लेस करेंगे R1 प्लस R2 से, ऐड करो तो 6 आयोटा प्लस 4, ये ऐड होंगे तो यहाँ पे 0, ये ऐड होंगे तो क्या हो, ये 0, ठीक है। तो 4 3 आयोटा -1 23 आयोटा, क्लियर। अब क्या कर देते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, खोल देते हैं, ठीक है। खोलो से खोलते हैं, ये क्या बराबर में चल रहा हमारा, x प्लस आयोटा वाई, क्या चल रहा है इक्वल में, x प्लस आयोटा वाई। खोल लो इसे, 6 आयोटा प्लस 4, क्लियर। खोलो, ये जहाँ से खोलते हैं ये रो गई, ये रो गई, तो इसका मल्टीप्लाई करो, 3 आयोटा स्क्वायर तो माइनस का 3, और ऑलरेडी माइनस होता है तो प्लस का 3, क्लियर। तो ये कैंसिल, तो 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ठीक है। तो 0 प्लस 0 आयोटा, कंपेयर कर दो 0 x प्लस आयोटा y, तो x की वैल्यू भी क्या आई हमारी सर, 0y, y की वैल्यू भी क्या है हमारी, 0y, क्लियर। क्लियर, समझ के बाद 0 हो गया ना पूरा 0, तो 0 प्लस 0 आयोटा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x बराबर 0 क्या आया और y बराबर क्या आया हमारा, 0 आया, x बराबर 0 आया और y बराबर भी क्या है हमारा, 0 आया, क्लियर, समझ गए बात। अब हम बात करेंगे आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड की, किसकी, कोणांक की, किसकी बात करेंगे हम सर, इसमें कोणांक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कोणांक। एम्पलीट्यूड बोल दें या आर्गुमेंट बोल दें, बात एक ही है, क्लियर। या एम्पलीट्यूड बोल दो या क्या बोल दो, आर्गुमेंट बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। समझ गए बात, आगे बढ़े, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था, फिर से हम क्या बनाते हैं, एक आर्गन प्लेन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आर्गन प्लेन बनाते हैं, ठीक है। फिर उसमें समझाते हैं क्या है, एक क्या होता है एम्पलीट्यूड, क्या होता है आर्गुमेंट, ठीक है। बात एक ही है, चाहे एम्पलीट्यूड बोल दो चाहे आर्गुमेंट बोल दो, ठीक है। ये होती है हमारी क्या, रियल एक्सिस, क्या होती है हमारी, रियल एक्सिस होती है। ये क्या होती है हमारी, इमेजिनरी एक्सिस होती है, क्या होती है, इमेजिनरी एक्सिस होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर x, y, ठीक है। इससे डिस्टेंस क्या होती है, जो y होती है, क्या होती है हमारी, क्या होता है ये हमारा, ये होता है हमारा मापांक, ठीक है। मापांक होता है, इसे बोलेंगे हम डिस्टेंस, कहाँ से, ओरिजिन 0,0 से डिस्टेंस होती है हमारी, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा, y होता है सर, ये क्या होता है हमारा, x होता है, क्या होता है, x होता है, ठीक है। अब जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, जो हमारा वो एम्पलीट्यूड होता है, आर्गुमेंट होता है, वो कैसे होता है, ये होती है हमारी x एक्सिस और ये क्या होती है हमारी y एक्सिस।
एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनने वाला कोण ही क्या होता है हमारा, एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, थीटा। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ लिख सकते हो, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, धनात्मक दिशा के साथ बनने वाला कोण के साथ बनने वाला कोण कोणांक कहलाता है। क्या कहलाता है सर, कोणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, कोणांक कहलाता है। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ थीटा या एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा। ठीक है, कैसे नोट करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ थीटा और एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा। क्लियर, कैसे नोट करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ थीटा या एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा। क्लियर, इसको निकालते कहते हैं, निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, फाइंड द एम्पलीट्यूड, कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें सर, y है। क्या है, y है, अपॉन आधार क्या है सर हमारा, x है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, y अपॉन एक्स। क्या होता है, टेन थीटा बराबर y अपॉन एक्स। ठीक है, या फिर ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे कैसे याद रख सकते हो, z बराबर क्या होता है हमारा सर, x प्लस आयोटा y। क्या होता है, z बराबर x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट और फिर क्या लिखेंगे, रियल पार्ट, विदाउट साइन। ठीक है, विदाउट साइन, हमेशा प्लस साइन लेके रखेंगे। ठीक है, भले ही चाहे यहाँ पे क्या लिखा हो, z बराबर 2 माइनस 3 आयोटा, तो हम लिखेंगे क्या, टेन थीटा बराबर 3/2 लिखेंगे हमेशा। ठीक है, कभी हम क्या लेंगे, साइन नहीं लेंगे। ठीक है, हमेशा प्लस साइन लेके ही चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के क्या आई है, थीटा बराबर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। क्या निकल के आई, थीटा बराबर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, या टेन थीटा बराबर y अपॉन एक्स। ठीक है, ये होता हमारा एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका। ठीक है, और जो एम्पलीट्यूड होता है हर एक कोऑर्डिनेट में क्या करता है, वेरी करता है। हर एक कोऑर्डिनेट में क्या करता है, वेरी करता है। अलग अलग कोऑर्डिनेट में अलग अलग वैल्यू आती है हमारी, अलग अलग कोऑर्डिनेट में अलग अलग वैल्यू आती है। ठीक है, इसमें हम क्या, दो चीज़ें निकालना सीखेंगे, एक तो आर्गूमेंट निकालना सीखेंगे और एक प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, जो हमारा आर्गूमेंट होता है सर, जो हमारा आर्गूमेंट होता है वो लाइज करता है 0 से और π/2 के बीच में। ठीक है, जो हमारा आर्गूमेंट होता है कहाँ पे लाई करता है, 0 से π/2 के बीच में लाई करता है। कहाँ लाई करता है, 0 से π/2 के बीच में लाई करता है। हम आगे बात करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना आप। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना आप, चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगी, वरना दिमाग से गुल हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ये हमने बताया था, ये क्या होता है सर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर, ये तो हम कल बता चुके थे आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा, दोनों क्या होते हैं, प्लस साइन के होते हैं। इसमें क्या होता है, माइनस प्लस होता है। इसमें क्या होता है, दोनों माइनस के होते हैं। इसमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है। क्लियर, पहले में दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में दोनों माइनस और चौथे में प्लस माइनस। क्लियर, समझ गए इतनी बात समझ गए। हमने क्या बताया, जो हमारा आर्गूमेंट होता है, जो हमारा आर्गूमेंट या आर्गूमेंट बोल दें या एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वो लाई किस में करता है, लाई करता है हमारा 0 से थीटा और π/2 के बीच में। 0 और थीटा और 0 से π/2 के बीच में क्या करता है हमारा, लाई करता है। क्लियर, क्या करता है, लाई करता है। ये हमारा क्या होता है, 0 और 2π होता है। ये हमारा क्या होता है, ये π/2 होता है। ये क्या होता है, पाई होता है। ये कितना होता है, 3π/2 होता है। क्या होता है, 3π/2 होता है। क्लियर, समझ गए बात, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, बोलिए क्लियर, क्लियर, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, जो हमारा थीटा होगा, ठीक है,
जब हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे, यदि हमारा क्या दोनों प्लस की वैल्यू है, तब हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा तो हमारा क्या होता है सर, थीटा होता है। क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है, थीटा होता है। क्लियर, क्या होता है, थीटा होता है। जो हम निकालेंगे क्या होगा, थीटा निकालेंगे, हमेशा क्या होता है, थीटा। एम्पलीट्यूड निकालेंगे हमेशा क्या होता है, थीटा होता है। क्लियर। और जैसे ही हम क्या निकालें, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाएं, किस में जाएं, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएं, तब क्या होता है, फटाक से बताइए। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएं तब क्या होता है हमारा, बताइए। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तब क्या होता है, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तब क्या होता है हमारा, पाई माइनस थीटा। क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में गए, माइनस प्लस देखा, तो क्या लगाएंगे एम्पलीट्यूड निकालने में, पाई माइनस थीटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पाई माइनस थीटा निकालेंगे। जैसे हम थर्ड क्वाड्रेंट में आए, कैसे आए, थर्ड क्वाड्रेंट में आए, कहाँ से, थर्ड क्वाड्रेंट में आए, तो कैसे, हमने एम्पलीट्यूड की परिभाषा बताई थी कि हमेशा क्या एक्स एक्सेस के साथ बनेगा कोण हमारा, हमेशा कहाँ से बनेगा, एक्स एक्सेस के साथ कोण बनेगा, ठीक है, ना कि वाई एक्सेस से, ना जेड एक्सेस से। हमेशा का एक्स एक्सेस की धनात्मक दिशा से बनेगा हमारा क्या, एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट, ठीक है। और जो हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट में आया, यानी दोनों क्या हो, माइनस को हो, तब क्या होगा, बताइए फटाक से इसका आंसर बताइए कि यदि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आए तब क्या होगी वैल्यू, फटाक से बताइए। जब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आए तब क्या होगी वैल्यू, फटाक से आंसर बताइए। जब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हो तब क्या होगा, आर्गूमेंट की वैल्यू क्या होगी, फटाक से बताइए। जब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना, तब आर्गूमेंट की वैल्यू होती है हमेशा पाई प्लस थीटा। क्या होती है, पाई प्लस थीटा, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, चीज़ें नोट करते चलना है। और जैसे ही हम क्या करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, क्या आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, तब हमारी जो आर्गूमेंट की वैल्यू होती है 2 पाई माइनस थीटा। क्या होती है, 2 पाई माइनस थीटा होती है। क्या होती है सर, 2 पाई माइनस थीटा होती है। क्या होती है, 2 पाई माइनस थीटा होती है। क्या होती है, 2 पाई माइनस थीटा होती है। क्लियर। मैं एक यहाँ पे क्या बना देता हूँ, चार्ट बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, चार्ट बना देता हूँ, तो आपको चीज़ें दिमाग में रहेंगी, ठीक है, ठीक है। तो चीज़ें आपको दिमाग में रहेंगी, ठीक है। मैं एक चार्ट बना देता हूँ जिससे आपकी चीज़ें क्या होंगी, दिमाग में सेट रहेंगी। क्लियर, क्लियर। देखो, मान लेते हैं पी एक्स वाई, और यहाँ पे क्या है हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारा आर्गूमेंट ऑफ थीटा, या बोले एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा, ठीक है। क्या क्या होगा, क्लियर। बड़ी ध्यान से सुनना, ठीक है, बड़ी ध्यान से चीज़ें सुनना, तब चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। जो हमारा, यदि हम क्या लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं, यानी दोनों प्लस के लेते हैं, तब हमारा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा हमारा, दोनों प्लस के हैं तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्या होगा हमारा एम्पलीट्यूड सर, थीटा होगा ओनली। क्या होगा हमारा एम्पलीट्यूड, हमारा थीटा होगा। जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में गए, माइनस प्लस, क्या, जैसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में गए, माइनस प्लस, तो क्या हुआ हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड, पाई माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे हम क्या कर गए, थर्ड क्वाड्रेंट में तो गए, हमारा क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा हो जाएगा। जैसे ही हम क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में गए, किस में गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में गए, तो हमारा क्या हो जाएगी वैल्यू, 2 पाई माइनस थीटा। क्या हो जाएगी, 2 पाई माइनस थीटा। क्या हो जाएगी, 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगी। क्लियर। क्या हो जाएगी, 2 पाई माइनस थीटा। तो आपको ये वाला चार्ट आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो चार्ट है आपके दिमाग में क्या हो जाना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए, कि जब हमारा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तब आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट हो तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट हो पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट हो तो 2 पाई माइनस थीटा निकालेंगे। क्लियर। समझ के बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की। किसकी बात कर लेता हूँ, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। किसकी बात कर लेता हूँ, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। किसकी, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखो बड़ी ध्यान से सुनना,
जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है अपना क्या होता है, पाई और माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करता है। क्या लाई, कहाँ पे लाई करता है, माइनस पाई और पाई के बीच में क्या करता है, लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है, माइनस पाई और पाई के बीच में क्या करता है हमारा, लाई करता है। कहाँ पे, माइनस पाई और प्लस पाई भी यहाँ पे इक्वल भी होगा, माइनस पाई थीटा और ग्रेटर इक्वल पाई के बीच में क्या करता है हमारा, लाई करता है। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। क्लियर, जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है कहाँ पे लाई करता है, माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और देखो फटाक से चीजें याद रखना है। क्या याद रखना है, देखो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, जो हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ इसको रेज कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे जगह बनी रहेगी। ठीक है, ठीक है, देखो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा हमारा, वन सेकेंड, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इसका इसमें हम क्या निकालेंगे, अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालें, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालें, अगर हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ थीटा निकालें, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो हमारा क्या, थीटा ही निकल के आता है। क्या निकल के आता है, थीटा ही निकल के आता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी क्या हमारा पाई माइनस थीटा ही क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। क्या होता है, पाई माइनस थीटा क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। क्या होता है, पाई माइनस थीटा हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है, माइनस पाई प्लस थीटा, क्या माइनस पाई प्लस थीटा क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। और फोर्थ में क्या होता है, माइनस थीटा, फोर्थ में क्या होता है, माइनस थीटा हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। क्या होता है, फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस थीटा हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। और थर्ड में क्या होता है, माइनस पाई प्लस थीटा हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। और सेकेंड और फर्स्ट में जो हमारा आर्गूमेंट होता है वही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। क्लियर, समझ गए बात, बोलिए समझ गए, इतनी बात समझ में आए, बताइए। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, फटाक से बताइए। क्लियर, एक आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या यदि आपसे यदि एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या पूछूं, यदि मैं पूछूं आपसे आर्गूमेंट ऑफ जेड इज अ यूनिक आर्गूमेंट ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट है, आपको ऐसे पूछा जाएगा किसमें, एनडीए में, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज यूनिक, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज मोर देन वन वैल्यू, मोर देन वन वैल्यू। बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ठीक है, तो देखिए जो आर्गूमेंट ऑफ जेड यूनिक नहीं होता है, आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होता है सर, यूनिक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वाड्रेंट में इसकी क्या होती है, वैल्यू बदलती है। तो इसका जो स्टेटमेंट सेकंड है क्या सही है, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन वैल्यूज। ठीक है, जो आर्गूमेंट ऑफ जेड की जो वैल्यू होती है क्या होती है, एक से ज्यादा आती है, हर एक क्वाड्रेंट में अलग अलग आती है। देखो ठीक है, अब हर एक क्वाड्रेंट में अलग अलग वैल्यू आ रही है ना, देखो आ रही है ना। जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, यूनिक होती है। जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, यूनिक होती है। लिख लेना यहाँ पे, जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है सर, यूनिक होती है। क्या होती है, यूनिक होती है। क्लियर, और जो आर्गूमेंट होता है उसकी वैल्यू यूनिक नहीं होती है, वो तो एक से ज्यादा आती हैं। क्या आती हैं, एक से ज्यादा आती हैं। ठीक है, कभी उसकी वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, यूनिक नहीं होती है। ठीक है, हमेशा एक से ज्यादा आएगी। क्यों आएगी एक से ज्यादा, क्योंकि हर एक क्वाड्रेंट में क्या होता है, उसकी वैल्यू बदल रही है ना। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है, सेकंड में पाई माइनस थीटा हो जाएगा, थर्ड में पाई प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा आर्गूमेंट की वैल्यू। ठीक है, और प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में माइनस थीटा हो जाएगी। बोलिए इतनी बात समझ में आई, क्लियर, बोलिए समझ गए कि नहीं समझे, फटाक से बताइए। अरे जल्दी बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया, बताइए समझ में आई कि नहीं आई वाली बात। अरे बोलिए समझ में आई कि नहीं आई बात, बोलिए। क्लियर, समझ गए ना। चलिए एक क्वेश्चन करके बताइए आप। ठीक है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको नोट करके लिखना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बताइए।
एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन 1 माइनस आयोटा जेड बराबर क्या है 1 माइनस आयोटा। तो फाइंड द वैल्यू, फाइंड द आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट फाइंड करना और प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है आपको। तो बताइए पहले तो क्या निकालो, पहले तो निकालो सर थीटा। थीटा बराबर क्या होता है सर tan इनवर्स y अपॉन एक्स होता है। तो tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है 1 इमेजिनरी पार्ट, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो थीटा बराबर क्या आ गया π/4। क्या आएगा थीटा बराबर π/4। tan की वैल्यू 1, तो 1 की वैल्यू 1 किसकी वैल्यू होती है tan में π/4 की। तो थीटा बराबर क्या आ गया π/4। तो आप यहाँ पे देखो क्या है 1, -1 1, -1 क्या है 1, -1 ठीक है। तो 1, -1 कहाँ पे लाई करेगा सर, ये 1, -1 यहाँ पे कहाँ पे लाई करेगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या होती है सर 2π माइनस थीटा। क्या होती है 2π माइनस थीटा। तो 2π माइनस थीटा की वैल्यू क्या निकल गई आई π/4। तो 4 चौको 16π माइनस π/4, 16 में पाई गया तो 15π/4 क्या निकल गया 15π/4 क्या निकल गया आया 15π/4 क्या निकल गया आया 15π/4। क्लियर। अब मैं यहाँ से निकालूं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, किसकी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होगी माइनस थीटा। बताया था ना मैंने प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू माइनस थीटा। तो यानी माइनस का π/4 क्या होगा माइनस का π/4। बोलिए क्लियर, समझ गए बात। फटाक से बताइए प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होगी माइनस π/4। क्लियर माइनस π/4। अरे यहाँ पे 16 कैसे कर दिया, अरे छोटी छोटी मिस्टेक देख रहे हो। 4 दूनी 8, सर जी भी क्या हो गए फेल हो गए। तो 7π/4 क्या आएगी हमारी वैल्यू 7π/4 क्या आएगी 7π/4 आएगी। क्लियर समझ गए बात। ये क्या होती है हमारी प्रिंसिपल आर्गुमेंट, क्या होता है हमारा सॉरी आर्गुमेंट, क्या होता है हमारा आर्गुमेंट होता है। ठीक है। और सर ये क्या है यूनिक नहीं है, क्या ये यूनिक नहीं है ना, ये यूनिक नहीं है। ठीक है ये यूनिक नहीं है। यदि आपको ऑप्शन में ये वाली वैल्यू ना मिले, यदि आपको ऑप्शन में क्या ये वाली वैल्यू ना मिले फिर क्या करोगे, यदि ऑप्शन में आपको ये वाली वैल्यू ना मिले फिर तो क्या करता है देखो लाई करता है ना, ये यहाँ पे क्या होगा 4π माइनस थीटा। तो 4π माइनस π/4, 4 चौको 16π माइनस π/4, 16 में 15π/4 क्या आएगा हमारा 15π/4 हमारा क्या आएगा राइट आंसर आएगा। क्या आएगा 15π/4। यदि 7π/4 आंसर नहीं वाला ऑप्शन में तो क्या 15π/4 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि हमारे जो आर्गुमेंट की वैल्यू होती है क्या सर यूनिक नहीं होती है। क्लियर वेरी करती है। ठीक है हर एक कोऑर्डिनेट में क्या होती है बदलती जाती है, क्या होती है बदलती जाती है। क्लियर फटाक से बताइए। क्लियर आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है तो चलिए एक क्वेश्चन और बताइए। क्वेश्चन क्या है z बराबर i माइनस √3/2 i माइनस √3। तो फाइंड क्या करना है इसमें आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ थीटा और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ थीटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ थीटा दोनों की वैल्यू क्या करनी है हमें फाइंड करनी है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और आर्गुमेंट ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। तो यहाँ से देखो ध्यान से देखो आप कि यहाँ पे क्या होगा माइनस का √3/2 और 1/2। क्लियर माइनस का √3/2 और 1/2 आया। क्लियर तो थीटा बड़ा निकालो पहले tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है सर y की वैल्यू 1/2 और √3/2 तो 2 से 2 कैंसिल। तो थीटा बराबर क्या tan इनवर्स 1/√3, 1/√3 किसकी होती है थीटा बराबर π/6। क्या थीटा बराबर π/6, थीटा बराबर π/6 आया। कितना आया हमारा थीटा बराबर π/6 आया। क्लियर। अब किस में ये लाई कर रहा है, किस में लाई कर रहा है फटाक से बताइए किस में लाई कर रहा है, अरे बोलिए किस में लाई कर रहा है। अरे माइनस ये क्या है माइनस और प्लस, माइनस और प्लस किस में होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या है आर्गुमेंट ऑफ थीटा क्या पाई माइनस थीटा, क्या
पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 6 क्या होगा 5 पाई बाई 6, क्या आया 5 पाई बाई 6। जो सेकंड क्वाड्रेंट की आर्गुमेंट की वैल्यू होती है वही क्या होती है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होती है, वही होती है 5 पाई बाई 6, क्या होगा 5 पाई बाई 6। क्लियर, ये भी किसका होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर, फटाक से बताइए इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई है, बताइए। अरे क्लियर, क्लियर कि नॉट क्लियर, बताइए। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन और बताइए फटाक से करके, एक क्वेश्चन और बता दीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन अंडर रूट 3 माइनस आई अपॉन 1 प्लस रूट 3, ठीक है, क्या है अंडर रूट 3 माइनस आई अपॉन 1 प्लस रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 3 माइनस आई अपॉन 1 प्लस रूट 3। इसका हमें क्या बताना है, आर्गूमेंट बताइए और प्रिंसिपल आर्गूमेंट बताइए। क्या बताना है इसमें, आर्गूमेंट बताइए और प्रिंसिपल आर्गूमेंट की भी क्या निकालिए, हमारा वैल्यू निकालिए। फटाक से बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका बताइए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। ठीक है, कई बच्चों ने क्या कर दिया होगा, ऊपर से क्या कर दिया होगा, ये कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, ये सबसे बड़ी भूल है। ठीक है, क्या है सबसे बड़ी भूल, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3, और क्या होगा -1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, यानी प्लस और माइनस किस में जाएगा, प्लस और माइनस किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस में जाएगा, प्लस और माइनस किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थीटा निकालो, थीटा बराबर tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3। क्लियर, तो ये कैंसिल क्या होगा, थीटा की वैल्यू कितनी निकल गया सर, पाई बाई 6, क्या निकल गया ये पाई बाई 6, थीटा की वैल्यू क्या निकल गया ये पाई बाई 6। तो आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ठीक है किस में जा रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, किस में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा, क्या होती है 2 पाई माइनस थीटा, तो माइनस पाई बाई 6, क्या पाई बाई 6, थी दूनी 12 पाई माइनस पाई बाई 6, तो क्या होगा 11 पाई बाई 6। क्या निकल के आया सर 11 पाई बाई 6, इसकी क्या होती है, आर्गुमेंट की वैल्यू होती है। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जो वैल्यू होगी क्या होगी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होगी, माइनस का थीटा, तो माइनस का थीटा यानी माइनस का पाई बाई 6, क्या होगा माइनस का पाई बाई 6 विल बी राइट आंसर। माइनस का पाई बाई 6 क्या होगा हमारा क्लियर आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ गए इतनी बात, आगे बढ़े, बोलिए क्लियर या नॉट क्लियर, अरे बताइए क्लियर कि नहीं सही है, अरे हाँ या ना बताओ जल्दी से, फटाक से बताइए, अरे क्लियर, आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इफ़ Z1 एंड Z2, इफ़ Z1 एंड Z2, वो छोड़िए, ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ समझ में आई कि नहीं आई है, ठीक है, Z बराबर है, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ूँ मैं, ठीक है, तो आगे बढ़ूँ, अरे बताइए आगे बढ़ूँ कि नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम सीखेंगे क्या, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, क्या आप सीखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। यदि आपने हमसे लॉग पढ़ा होगा तो जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है सब सेम इसकी होती है, किसकी, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी होती है। जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है वही क्या होती है, हमारी आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर, जैसे पहली प्रॉपर्टी दी है क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो आपने पढ़ा होगा लॉग M1 इंटू M2, बताया होगा मैंने, क्या बताया होगा, लॉग M प्लस लॉग N में हमको इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, बताया ना हमने, लॉग M इंटू N क्या होता है, लॉग M प्लस लॉग N। तो ठीक वैसे इसमें करना है, क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, इसका क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, जैसे हम क्या लॉग में तोड़ते हैं वैसे क्या करेंगे हम आर्गुमेंट में भी सेम वैसे ही तोड़ने वाले हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2,
आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो क्या होगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अगली थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, आर्गूमेंट ऑफ Z पावर n, आर्गूमेंट ऑफ Z पावर n। ठीक है, जैसे m पावर n होता ना तो n बाहर निकल आएगा, क्या निकल आएगा, m बाहर निकल आएगा, तो आर्गूमेंट ऑफ Z क्या होगा, n आर्गूमेंट ऑफ Z, इसकी क्या होगी प्रॉपर्टी होगी, क्या होगी n आर्गूमेंट ऑफ Z, इसकी क्या होगी प्रॉपर्टी होगी। क्लियर, समझ के बाद, इतनी बात समझ में आई, क्लियर, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी की बात करूँ, अगली प्रॉपर्टी, ठीक है, अगली प्रॉपर्टी आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, क्या, यदि आर्गूमेंट ऑफ Z बराबर थीटा है, आर्गूमेंट ऑफ Z बराबर क्या, थीटा है, आर्गूमेंट ऑफ Z बराबर थीटा। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या याद रखना है, आर्गूमेंट ऑफ, क्या याद रखना है, आर्गूमेंट ऑफ क्या माइनस Z, आर्गूमेंट ऑफ माइनस Z हो तब क्या होगा पाई प्लस माइनस थीटा, क्या होगा पाई प्लस माइनस थीटा, क्या होगा पाई प्लस माइनस थीटा होगा। ठीक है, क्या होगा पाई प्लस माइनस थीटा होगा। क्लियर, प्रॉपर्टी नंबर 5, आर्गूमेंट ऑफ Z कंजुगेट। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ Z कंजुगेट, तो इसकी वैल्यू होती है सर क्या, माइनस थीटा, क्या होती है माइनस थीटा, क्या होती है आर्गूमेंट ऑफ Z कंजुगेट क्या होता है माइनस थीटा, क्या होता है माइनस थीटा, आर्गूमेंट ऑफ Z कंजुगेट क्या होता है माइनस थीटा, या बोल सकते हो अपन आर्गूमेंट ऑफ Z, क्या बोल सकते हो आर्गूमेंट ऑफ Z, क्या बोल सकते हो माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होगी, आर्गूमेंट ऑफ Z कंजुगेट बराबर माइनस थीटा, या आर्गूमेंट ऑफ Z माइनस का आर्गूमेंट ऑफ Z। क्लियर, समझ के बाद, यहाँ तक चीज़ क्लियर, बताइए, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ें, बताइए आगे बढ़ें। क्लियर, प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करें, यदि आर्गूमेंट ऑफ आयोटा Z है, क्या आर्गूमेंट ऑफ आयोटा Z है, तब क्या याद रखना आपको, आर्गूमेंट ऑफ आयोटा Z पाई बाई टू प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z, क्या होगा पाई बाई टू आर्गूमेंट ऑफ Z, क्या होगा पाई बाई टू प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z, क्या होगा पाई बाई टू प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z। आर्गूमेंट ऑफ Z अगर आर्गूमेंट ऑफ Z कंजुगेटिव है तो क्या होगा माइनस थीटा या माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z होगा, और आर्गूमेंट आयोटा Z है तो पाई बाई टू प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्या क्वेश्चन क्या करूं कि Z और Z एंड आयोटा Z के बीच क्या बताइए एंगल बताइए, क्या बताइए एंगल बताइए। ठीक है, Z और आयोटा Z के बीच क्या बताइए एंगल बताइए। तो हमने आपसे बताया कि जो एंगल होता है हमेशा क्या होता है यहाँ से निकलता है, कहाँ से, एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से निकलता है, तो Z होगा हमारा क्या रियल एक्सिस में, और आयोटा Z क्या होगा यहाँ पे वाई एक्सिस में। तो जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच कितना एंगल है पाई बाई टू, कितना 90 डिग्री। तो Z और आयोटा Z के बीच जो एंगल होता है कितना होता है सर हमारा पाई बाई टू होता है, कितना होता है पाई बाई टू होता है, याद रखना Z और आयोटा Z के बीच जो एंगल होता है हमारा क्या होता है पाई बाई टू होता है, क्या होता है सर पाई बाई टू होता है। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। क्लियर, समझ के बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, अगली प्रॉपर्टी नंबर 7, यदि आपको मिल जाए आर्गूमेंट ऑफ माइनस आयोटा Z, क्या आर्गूमेंट ऑफ माइनस आयोटा Z, तब क्या होगा माइनस पाई बाई टू प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z, क्या होगा माइनस पाई बाई टू आर्गूमेंट ऑफ Z, माइनस पाई बाई टू आर्गूमेंट ऑफ Z क्या होगा इसका राइट प्रॉपर्टी होगी। क्लियर, समझ के बाद बोलिए क्लियर, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए, अरे क्लियर कि नहीं क्लियर बताइए। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो हमने आज क्या खत्म किया है आर्गूमेंट फिनिश कर लिया पूरा। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं और आर्गूमेंट वो भी सीखा है कि आर्गूमेंट हम कैसे निकालते हैं, कुछ क्वेश्चन भी किए हमने। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आपको जो प्रीवियस में ये पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर, जैसे ये वाला ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। ठीक है, आप लोगों को ये वाली क्या करना है प्रॉपर्टी याद रखना है। ठीक है, कि आर्गूमेंट ऑफ Z होता क्या कभी यूनिक नहीं होता है, क्या करता है वेरिएट करता है हर एक किसमें, हर एक कोऑर्डिनेट में उसकी वैल्यू क्या होती है अलग अलग होती है, बट जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होती है उसकी फिक्स वैल्यू होती है। क्लियर,
एक प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है, एक फिक्स होता है। क्लियर, समझ गए बात। तो हमने आज कुल बहुत सी चीज़ें डिस्कस की हैं। क्या आर्गूमेंट डिस्कस किया अपना, और मॉडुलस के बारे में भी क्या जाना, मॉडुलस के भी बारे में हमने निकालना सीखा और क्वेश्चन किए। ठीक है, तो आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। ठीक है, आप जितना प्यार दिखाएंगे और तो उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे हम लोग, और थोड़ा कमेंट बहुत कर दिया करो। ठीक है, कमेंट करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और मेहनत करने की इच्छा जगती है दिल में। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे आपको जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होती हैं मिलती रहें। क्लियर, तो एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आपको और आपके परिवार को। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।